फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और आप हैं सिल्वर लाइनिंग्स पर। आज का हमारा टॉपिक है ट्राइलेस एंड क्रिसीड। ट्राइलेस एंड क्रिसीड चौसर की लिखी हुई बहुत ही खूबसूरत लव पॉम है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है कहानी ट्राइलेस एंड क्रिसीड की। ट्राइलेस जो है वो ट्रॉय का राजकुमार है। वहाँ के राजा प्रायम और रानी हेक्यूबा का सबसे छोटा प्रिंस है ट्राइलस, और बहुत ही बहादुर नाइट है, ये लॉर्ड है वहाँ का। ट्राइलस एंड क्रिसीड चौसर के इटालियन पीरियड का चीफ वर्क है, जो उस समय पे बहुत ही फेमस हुआ था। लोगों ने बहुत पसंद किया था इसे। इसका जो सोर्स है स्टोरी का, वो चौसर ने बोकाशियो की इल फिलास्ट्राटो से लिया गया है। इल फिलास्ट्राटो का मीनिंग होता है द लव स्मिटन वन, वो प्यार जो मिट गया। चौसर ने बोकाशियो के इल फिलास्ट्राटो से स्टोरी तो ली है, लेकिन इस स्टोरी को उन्होंने अपने ज़माने के लोगों की फीलिंग और जो भी उस समय कल्चर चल रहा था, उस समय जो आइडियाज़ चल रहे थे, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही फ्रीली यूज़ किया है। एज इट इज़ ट्रांसलेट नहीं किया है। जो स्टोरी है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो रखा गया है ट्रोजन वॉर के दौरान। ट्रोजन पीरियड में जब ग्रीक और ट्रॉय का वॉर चल रहा था, उस समय के बीच में ही पनपती है ये लव स्टोरी। और ये लव स्टोरी भी बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से शुरू होती है, और चौसर ने इसे राइम रॉयल में लिखा है। चौसर अपनी कहानी को लॉलियस से संबंधित करते हैं। एक्चुअली लॉलियस के बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है, लेकिन लॉलियस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये ट्रोजन पीरियड के टाइम पे ऐसे हिस्टोरियन थे जिन्होंने ट्रॉय का जो वॉर है वो अपनी आंखों से देखा था। और लॉलियस का मेंशन द हाउस ऑफ फेम में भी चौसर करते हैं। चौसर ने अपनी ये जो लव पॉम है इसे डेडिकेट किया है गावर और स्ट्रॉड को। गावर चौसर के कंटेम्प्रेरी फेमस राइटर थे, जिन्हें वो मॉरल गावर कहा करते थे। उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे ये दोनों, एक दूसरे पे जान झड़कते थे। और गावर ने भी चौसर की काफ़ी प्रशंसा की है। दूसरे हैं स्ट्रॉड। स्ट्रॉड उस समय पे एक स्कूल मैन थे, बहुत बड़े विद्वान थे उस समय में। तो चौसर ने अपनी जो पॉम है वो गावर और स्ट्रॉड दोनों को ही समर्पित की है। जो मेन थीम है ट्राइलस और क्रिसीड का, वो है फेट एंड फॉर्च्यून की। कैसे किस्मत हमें एकदम से ऊपर ले जाती है और वही किस्मत हमें ज़मीन पे भी ले आती है। तो कहानी में शुरू में ही चौसर हमें वार्न कर देते हैं कि ये जो कहानी का हीरो है ट्राइलस है, इसमें बहुत सारी जो क्वालिटीज़ हैं, बहुत बहादुर है ये। इसके अंदर बहुत स्किल्स हैं, फाइटिंग की स्किल्स भी हैं, और वैसे भी जो काफ़ी वर्चुअस है ये। लेकिन एक तो ये बहुत ज़्यादा घमंडी है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्राइड है। अपनी एबिलिटीज़ पे और अपनी कैपेबिलिटीज़ पे इसे बहुत ज़्यादा नाज है। तो कहते हैं कि इसको आगे जाके फ्यूचर में डबल दुख होने वाला है, तो वो पहले से आगाह कर देते हैं। कहानी शुरू होती है कि कैल्चा जो है वो एक फोर टेलर है, वीनस के मंदिर का पुजारी है, लेकिन उसको पहले से ही ये पता चल जाता है, फ्यूचर देख लेता है वो, कि ट्रॉय जो है वो तबाह होने वाला है आने वाले समय में। तो वो ट्रॉय को छोड़ के भाग जाता है और जाके ग्रीक कैंप में शामिल हो जाता है। तो इस तरह से ये एक तरह से ट्रॉय को, अपने देश को धोखा देता है, ये देशद्रोही है। तो ये चला जाता है। पीछे रह जाती है इसकी एक बेटी है क्रिसीड, जिसे अपने पिता के देशद्रोह के कारण लोगों के काफ़ी ताने सुनने पड़ रहे हैं और लोगों के बैड टेम्पर का शिकार होना पड़ रहा है। क्रिसीड जो है वो विडो है, ज़्यादा उम्र नहीं है इसकी, यंग एज की लड़की है, पर ये एक विडो है। तो अब यहाँ जो ट्रॉय के लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अपने विरासत को मानने वाले हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ट्रॉय के जो लोग हैं वो प्रेम की देवी वीनस के वंशज हैं।
तो ये लोग उस देवी को बहुत मानते हैं और उसके देवी के साथ और देवी देवताओं को भी काफ़ी, क्योंकि ये पैगन कल्चर से रिलेटेड है तो ये अपने इस तरह देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और उनकी जो भी सेरेमनीज होती हैं ये किसी भी तरह उनकी सेरेमनीज को ये पूरा सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी तरह की एक सेरेमनी चल रही है वीनस के टेम्पल में और वहाँ पे क्रिसीड जाती है ब्लैक ड्रेस में और वहाँ पे ट्रॉइलस भी बहुत सारे अपने नाइट्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पहुँचा हुआ है। और ट्रॉइलस जो है उसे प्रेम में बिल्कुल भी यकीन नहीं है। उसे लगता है कि प्रेम जो है वो एक सिली थिंग है, बिल्कुल बेकार की चीज़ है। और वो यही जब वहाँ जाके वो देखता है कि उसके साथ के जो नाइट्स हैं वहाँ पे आई हुई लेडीज़ को वो देख रहे हैं उनको, तो वो उनका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि ये प्रेम प्रेम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तुम इन चक्करों में मत पड़ो, लव इज़ अ सिली थिंग। तो जो प्रेम का देवता है कामदेव मीन्स यहाँ पे क्यूपिड जो है वो नाराज हो जाता है ट्रॉइलस की बातें सुन के और अपना तीर निकाल के उसके ऊपर छोड़ता है। अब ट्रॉइलस के अंदर जो क्यूपिड का तीर लगता है तो वो उसी समय ट्रॉइलस की जो नज़र है वो क्रिसीड पे पड़ती है और क्रिसीड उसे बहुत खूबसूरत लगती है। तो पहले तो वो ट्रॉइलस अपने माइंड से ये सब निकाल देता है, लेकिन जैसे ही क्यूपिड का तीर उसके दिल में लगता है वैसे ही ट्रॉइलस जो है अचानक से उसे लगता है कि क्रिसीड को पाने की तड़प जो है वो उसके दिल में बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले रही है। उसका दिल करता है बस ये क्रिसीड जो है ना इसका प्यार उसे पाना है। वैसे ट्रॉइलस बहुत वर्चुअस है, बहुत बढ़िया है, लेडीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करने वाला है, लेकिन अचानक से उसको प्यार का बुखार चढ़ जाता है एक तरह का। तो अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो जब घर आता है, घर आने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा बेसब्र हो जाता है, उसको नींद नहीं आ रही है और वो बहुत ज़्यादा उसकी परेशानी उसके चेहरे से झलकने लग जाती है। तो इतने में उसका एक फ्रेंड है पैंड्रस जो है वो क्रिसीड का चाचा है। वो आता है ट्रॉइलस से मिलने के लिए और उसको देख के हैरान रह जाता है। वो कहता है कि फ्रेंड तुम्हें क्या हुआ है? तो ट्रॉइलस उसे बताता है कि ऐसे ऐसे मैंने एक लड़की को देखा है और वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि अब मेरा दिल करता है कि वो मेरी हो जाए। तो पैंड्रस जो है वो खुद प्यार में असफल प्रेमी है एक, लेकिन यहाँ पे ट्रॉइलस को वो कहता है कि कुछ भी हो मैं तुम्हारा साथ जरूर से तुम्हारा साथ दूंगा, तो तुम्हारे लिए जो कुछ भी हो सकेगा मैं वो करूँगा। तुम बताओ वो लड़की कहाँ रहती है? अब देखिए दोस्त है, दोस्ती के लिए अब ये दोस्त ही बिगाड़ते हैं दोस्तों को। अब ये कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। अब वैसे भी ट्रॉइलस जो है वो राजा का बेटा है और जो पैंड्रस है वो भी एक लॉर्ड है यहाँ का। अब ये जब इसे पता है, जब वो बताता है कि ऐसे ऐसे वो यहाँ के पुजारी जो भाग गया उसकी बेटी है, तो पैंड्रस कहता है अरे वो क्रिसीड वो तो मेरी भतीजी है, तो तुम्हारा तो काम और ज़्यादा इजी हो गया। अब देखिए पैंड्रस इसका फ्रेंड है और देखो कैसी बातें कर रहा है। अब ये घर जाता है, घर जाके अपनी जो नीस है क्रिसीड उसको बोलता है कि ऐसे ऐसे ट्रॉइलस जो प्रिंस ट्रॉइलस है वो घर जाके अपनी भतीजी को बोलता है कि प्रिंस ट्रॉइलस जो है वो तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका है, तुम्हारे प्यार में पड़ चुका है, तो तुम जो है ना उसके प्यार को स्वीकार कर लो। अब क्रिसीड कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो उसको सिस्टरली लव तो दे सकती हूँ लेकिन मैं कोई प्यार व्यार में मुझे नहीं लगता, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो इतने में ना कोई गली में शोर सुनते हैं और देखते हैं कि ट्रॉइलस की सवारी जारी होती है। तो वहाँ पे क्रिसीड उसको देखती है तो वो बिल्कुल ऐसे बहुत ही उसे जो उसकी पर्सनालिटी है वो इतनी ज़्यादा बढ़िया है कि क्रिसीड जो है ना वो भी इम्प्रेस हो जाती है उसकी पर्सनालिटी। क्रिसीड उसकी पर्सनालिटी से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। तो अब पैंड्रस देख लेता है हाँ क्रिसीड पे थोड़ा असर तो पड़ा है इसकी पर्सनालिटी का। तो वो कहता है क्रिसीड को कि ठीक है तुम एक बार और सोचो उसके बारे में। तो ऐसे ही क्रिसीड जो है अपनी बाकी की उसकी भतीजियाँ होती हैं क्रिसीड की, तो उनके साथ बात कर रही होती है। तो उसके भतीजी उसे एक लव सॉन्ग सुनाती है। तो वो प्यार का जो सॉन्ग सुनती है ना उसके बाद उसके मन में जो लव की फीलिंग्स हैं वो वापस से आ जाती हैं, मतलब टेम्परेरी है। क्रिसीड को पता है कि ये चीज़ें मेरे अंदर टेम्परेरी हैं। बहुत ही समझदार लड़की यहाँ पे दिखाई है। और उसके बाद
जो क्रिसीड है ना उसके वो सो जाती है लव सॉन्ग सुन के, तो उसे एक सपना आता है। सपने में एक बहुत बड़ा वाइट कलर का ईगल है जो उसके सीने से उसका दिल निकाल के ले जाता है और अपना दिल उसकी जगह पे रख देता है, और ऐसी प्रोसेस में उसे कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। अब ये जो इंटरप्रिटेशन है इस ड्रीम की, ये इस तरह की जाती है कि जो वाइट ईगल है वो ट्राइलस है, और अब जो क्रिसीड है वो थोड़ी इम्प्रेस है, इम्प्रेस तो हुई है मतलब इससे। अब क्रिसीड का अंकल जो है ना वो ट्राइलस को बोलता है कि वो जाता है ट्राइलस से मिलने अगले दिन, जो वो देखता है कि ट्राइलस ना रो रहा होता है, वो रोने लग जाता है। तो वो कहता है कि तुम ऐसे करो, तुम एक लेटर लिखो और उस लेटर में अपनी सारी फीलिंग्स क्रिसीड को लिख दो। तो वो कहता है लेकिन ये जो रोते रोते जो तुमने लेटर लिखा है ना, इस पे एक दो बूंदे अपने आंसू की भी टपका देना। तो वो रो तो रहा ही होता है, एक दो बूंदे आंसू की उस पर टपक जाती हैं उस लेटर पे। तो वो ले जाके क्रिसीड को देता है, उसके अंदर उसकी अपनी सारी फीलिंग लिखी होती हैं। और क्रिसीड कहती है कि अंकल मेरे क्रिसीड बोलती है कि अंकल मेरे अंदर ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, और वो अपना जवाब लिख के उसको दे रही होती है। तो वो कहता है देखो ऐसे मत लिखो, तरीके से लेटर लिखना है। अब पांड्रस जो है वो ट्राइलस को भी लेटर में सब्जेक्ट मैटर बताता है कि क्या क्या लिखना चाहिए एक लवर को, और क्रिसेड को भी बताता है कि तुम्हें जो है तुम एक लॉर्ड को उसके लव लेटर का जवाब दे रही हो तो तुम्हें इस तरीके से लिखना चाहिए। तो दोनों के जो लेटर्स हैं उनका मैटर पैंड्रस ही डिसाइड कर रहा है। तो इसलिए पैंड्रस जो है उनके प्यार को बढ़ाने में एक बहुत ही बढ़िया मीडिएटर का रोल निभा रहा है। और अब जो पैंड्रस है वो ट्राइलस के भाई के पास जाता है। ट्राइलस का भाई है, बड़ा भाई प्रिंस है, उसके पास वो जाता है। वो कहता है कि देखिए है ना, आपको ना एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए ताकि थोड़ा माहौल कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। तो ये ट्राइलस जो होता है ना उसको भी कहता है कि तू ना बीमार होने की एक्टिंग कर। तो वो बीमार होने की एक्टिंग करता है और वो पैंड्रस जो है उसके भाई को बता देता है कि ऐसे ऐसे इसको जो है ना एक लड़की से प्यार हो गया, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। तो कहते हैं आप ऐसा करो, इसकी थोड़ी सी हेल्प करो, इसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करो। तो वो पार्टी ऑर्गेनाइज कर देते हैं उसके लिए। अब पैंड्रस जो है वो क्रिसीड को कहता है कि ट्राइलस बीमार है, मुझे लगता है कि तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। तो क्रिसीड जो है वो मान लेती है अपने अंकल की बात और अपनी जो नीस है उनके साथ चली जाती है उनके घर पे। वहाँ पे ट्राइलस को देखने के लिए वो जाती है। तो वो ट्राइलस जो होता है ना वो बहुत बीमार लग रहा होता है उसको, वैसे भी वो लव सिक है तो वो बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रहा होता है। तो वहाँ पे वो लोग बैठ के बात करते हैं और काफ़ी देर तक ट्राइलस और क्रिसीड अकेले बैठ के बात करते हैं। ट्राइलस जो है वो उसके पैरों में गिर जाता है कि प्लीज़ प्लीज़ तुम मेरे प्यार को स्वीकार कर लो और ये वो। तो वो जो क्रिसीड होती है ना वो कहती है डोंट बी सो ड्रामेटिक, तुम कितनी ड्रामेटिक मत बनो, तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो। उसे लगता है कि ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वो तो क्यूपिड के तीर से घायल है और क्यूपिड के तीरों के असर की वजह से वो ऐसा बिहेवियर कर रहा है, अदरवाइज वो तो बहुत समझदार एक योद्धा है। अब ये जो है अब क्रिसीड जो है वो कहती है ठीक है मैं आराम से तुमसे बात करूंगी, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी सारी फीलिंग्स को समझ रही हूँ। और क्रिसीड को भी उसके ऊपर ना दया सी आने लग जाती है उसकी हालत देख के। तो वो आपस में बस बातें करते रहते हैं। तो एक क्रिसीड के दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। अब अगले दिन चले जाते हैं ये लोग। अब ये क्या है, अब ये मिलना जुलना शुरू कर, एक दूसरे को लेटर लिखने लग जाते हैं और पैंड्रस जो है वो मीडिएटर का काम कर रहा होता है। तो एक दिन पैंड्रस क्या करता है, पैंड्रस बोलता है कि क्रिसीड को मैं अपने घर पे बुला लेता हूँ और वो ट्राइलस को बोलता है कि तुम भी आ जाना, कोई बात नहीं। अब वो क्रिसीड को बोलता है कि तुम मेरे घर आ जाना, और जानबूझ के पैंड्रस ऐसा दिन चुनता है जिस दिन बहुत तूफान वाला दिन होता है वो। और शाम के समय क्रिसीड उसके घर चली जाती है और पैंड्रस को पक्का पता होता है कि बारिश आएगी और क्रिसीड अपने घर नहीं जा पाएगी वापस। तो वो आ जाती है क्रिसीड उनके घर पे, और जब वो वापस जाने का टाइम होता है तो उसमें बहुत बारिश आने लग जाती है और वो बारिश रुकती नहीं है बिल्कुल भी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आज रात तुम मेरे घर रुक जाओ, कल सुबह तुम चली जाना, मैंने तुम्हारे लिए सेपरेट रूम की व्यवस्था कर दी है, तुम घबराओ मत, टेंशन मत लो बिल्कुल भी।
तो क्रिसेड तैयार हो जाती है। तो वो कहती है कि आपने ट्रायलस को तो नहीं बुलाया? बोले नहीं नहीं, ट्रायलस को तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, ऐसे झूठ बोल देता है उसको। और ट्रायलस जो है वो उसके घर पे ही है, लेकिन वो बाद में क्रिसेड को जाके पांड्रस बोलता है कि ट्रायलस ना बारिश से बचने के लिए मेरे घर पे आ गया, तो उसे यहाँ पे मेरे घर पे उसे शरण लेनी पड़ी, आज रात वो भी यहीं रुकेगा। अब पांड्रस ये कह के चला जाता है और फिर उसके बाद कमरे के अंदर 2 दरवाजे हैं, तो पीछे के दरवाजे से ट्रायलस अंदर आ जाता है। तो क्रिसेड उसको देख के बड़ी हैरान रह जाती है। तो वो जो ट्रायलस है वो क्रिसेड को बोलता है कि मैं जो हूँ ना तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब ये जो क्रिसेड है ना, अब उसके भी दिल में काफ़ी अच्छी इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका है, और उस सॉफ्ट कॉर्नर को अब क्रिसेड भी प्यार ही समझती है। एक्चुअली प्यार हो भी जाता है उससे उसकी हालत ही ऐसी हो रखी है। तो दोनों जो लवर्स हैं बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये दोनों पूरी रात जो है वो बहुत अच्छे से मनाते हैं, पूरी लव मेकिंग करते हैं, और पहले से ही मिल ही रहे होते हैं कि रात के समय ये लोग मिलते हैं, और दिन के समय जो है वो युद्ध चल ही रहा होता है। तो दिन के समय जो ट्रायलस है वो युद्ध में बिजी रहता है, और बहुत अच्छा नाइट है ये, बहुत अच्छे से दुश्मन की सेना पे बहुत अच्छे से हजारों हजारों सैनिकों को अकेला मार लेता है, तो काफ़ी अच्छा करता है। और रात के समय ये क्रिसेड से मिलता है। तो ऐसे चल रहा होता है, तो अचानक से एक टर्निंग पॉइंट आता है कि ट्रॉय का एक सैनिक है एंटनर, जिसे पकड़ लिया है ग्रीक्स ने, और जो कैल्चा है वो उनको कहता है कि आप एंटनर को वापस भेज दो और बदले में मेरी बेटी क्रिसेड को यहाँ बुला लो, दोनों का एक्सचेंज कर लो। तो अब वो जो ट्रॉय होते हैं ना वो कहते हैं नहीं, हम सैनिक के लिए अपने यहाँ की लड़की का ट्रेड नहीं करेंगे। जो कैल्चा है वो कहता है कि मेरी बेटी मेरे पास आ जाएगी, ऐसे कह के वो ग्रीक्स को मना लेता है। ग्रीक्स जो है ना उधर से वो भी मान जाते हैं, ट्रॉय वाले भी, कि ऐसा करते हैं क्रिसेड को वहां भेज देते हैं, एंटनर को हम यहाँ बुला लेते हैं। आगे चल के वैसे जो ट्रोजन नाइट्स हैं उनको धोखा देता है एंटनर, लेकिन यहाँ क्रिसेड को ये वहां भेजने की तैयारी कर लेते हैं। अब ट्रायलस को पता चलता है तो उसका तो दिल ही बैठ जाता है कि वो ट्रायलस जो है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब वो कहता है अब क्या करें, तो पांड्रस ट्रायलस को बोलता है कि ऐसा करो, तुम उसको किडनैप करके ले जाओ। वो जो ट्रायलस है ना वो बोलता है कि नहीं, मैं एक ट्रोजन नाइट हूँ और हमारे यहाँ पे ऐसा काम नहीं किया जाता, लड़कियों को किडनैप करने का काम हम नहीं करते। हाँ, अगर लड़की हमसे प्रेम करती है फिर हमारे साथ आना चाहे तो हम उसको लेके आ सकते हैं, लेकिन हम इस तरह चुराने का और किडनैप करने का काम नहीं कर सकते। जब तो ट्रायलस जो है वो क्रिसेड को बोलता है ऐसा करते हैं, हम लोग दोनों भाग जाते हैं। तो क्रिसेड को ये चीज़ मंजूर नहीं है, वो कहती है ये तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, अगर हम भाग भी जाएंगे तो भी सब लोग हमें ढूंढ ही लेंगे, उसके बाद हमारी जो है ना बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी और ये चीज़ अच्छी नहीं होगी बिल्कुल भी। वैसे भी मेरे पिता के पहले ही देशद्रोह का मेरे को ताने सुनने पड़ते हैं, अब दोबारा ये और काम हो जाएगा। तो वो कहती है ऐसा करते हैं कि मैं जैसा ये लोग कह रहे हैं ग्रीक कैंप में जाने का, मैं चली जाती हूँ, 10 दिन बाद मैं अपने पिता को चकमा देके यहाँ पे वापस आ जाऊंगी। तो ऐसा वो प्रॉमिस करती है। तो वो जो ट्रायलस और क्रिसेड हैं जैसे पूरी रात साथ बिताते हैं, एक दूसरे से रिंग्स एक्सचेंज करते हैं वो, और ट्रायलस जाते समय एक ब्रोच देता है उसको, क्रिसेड को एक ब्रोच देता है, अपने अपने प्यार की निशानी देता है वो, और वो कहता है कि ये लॉयल्टी की निशानी है ये। अब ये ब्रोच जो है लॉयल्टी की निशानी है, ये उसकी ट्रायलस की याद की निशानी है। अब एक ग्रीक है डायोमेडिस जो एस्कॉर्ट करता है क्रिसेड को, तो क्रिसेड के साथ साथ वो जाता है। क्रिसेड जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा दुखी है, अपने पिता के पास भी जाती है। तो उसको पिता उससे मिलके बहुत खुश होता है, लेकिन इसके चेहरे पे खुशी का कोई नामो निशान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा दुखी है। तो जो डायोमेडिस है ना वो एवरी टाइम इसके साथ साथ रहता है। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई वहाँ पे प्रेमी है जो जिसके लिए तुम इतना रो रही हो। तो वो कुछ नहीं बताती, वो कहती कि हाँ मैं किसी से प्यार करती थी, पर वो बोल देती है कि मेरा जो लॉर्ड है वो मर चुका है। तो अब जो 10वें दिन तक अब ये अपने पिता की नज़र से ये
बच के नहीं रह सकती। एवरी टाइम इसके पिता की नज़र इसके ऊपर है, तो इसको एक बार भी मौका नहीं मिलता कि ये वापस जा सके। इसे बहुत दुख है, इसे बहुत याद आती है ट्रॉइलस की, कि वो मेरी याद में तड़प रहा होगा और ऐसे उसको याद आ रही है, लेकिन ये किसी से कुछ कहती नहीं है, बस लगातार रोती रहती है, दुखी होती रहती है। तो डायमेटिस 10वें दिन डायमेटिस इससे बोलता है कि देखो तुम्हारा लॉर्ड मर चुका है और वहाँ के जो लोग हैं ना ट्रॉय के, वो उन सबको हम मार देंगे, तो तुम किसके लिए रो रही हो, तुम्हें रहना तो यहीं पड़ेगा। तो तुम ऐसा करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे प्यार को तुम स्वीकार कर लो और मुझसे शादी कर लो। तो अब क्रिसेड जो है वो दिमाग लगाती है कि अब जब सभी कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँ अब मैं। तो वो क्या करती है, वो उसके डायमेडिस के प्यार को स्वीकार कर लेती है, उसके प्रपोजल को वो स्वीकार कर लेती है और अपना जो ब्रूच है वो उसको दे देती है डायमेडिस को। और अब जो डायमेडिस है, अब जब युद्ध शुरू हो जाता है, जो उधर वो ट्राइलस बहुत ज़्यादा परेशान है, वो 10 दिन तक उसका वेट करता है लेकिन वो आती नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन उसके दिमाग में क्रिसेड के लिए बिल्कुल भी कोई शक शुबा कुछ भी नहीं है ना। तो वो सोचता है कि शायद हो सकता है कि मैंने 10 दिन ही सुना या उसने और ज़्यादा दिन का होगा। लेकिन एक बार क्या होता है कि ये जो ग्रीक लोग हैं जब युद्ध जीत जाते हैं ना, तो डायमेटिस का जो ट्यूनिक पहना हुआ होता है ना, उसको वो झंडे की जगह लहराता है और उसके ऊपर वो ब्रोच दिखता है उसको, जो उसने क्रिसेड को दिया हुआ था। वो ब्रोच देख के उसका दिल ही टूट जाता है कि हाँ, अब जो क्रिसेड है उसने मुझे धोखा दे दिया है, उसने मेरा ब्रोच तो है वो दुश्मन सैनिक को दे दिया है, इसका मतलब वो किसी और की हो चुकी है। अब इसका दिल टूट जाता है और ये बहुत ज़्यादा मीन्स ट्राइलस जो है ना, पहले तो अपने फॉर्चून को बहुत ज़्यादा कोसता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था कि जो भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। अब इसको ऐसा लगता है कि क्या वाकई में ये मेरे लिए प्री डिस्टाइंड था, क्या ये मेरे लिए पहले से ही निश्चित था कि मुझे इतना ज़्यादा खुशी, प्यार की इतनी खुशी मिलने के बाद क्या मुझे प्यार में धोखा मिलेगा, क्या ये भगवान की पहले से ही मर्जी थी। अब ये बहुत अच्छे से उसने जो है ना अपने देश के लिए उसने लड़ाई की जितना वो कर सकता था, और लास्ट में वो शहीद हो जाता है और उसकी आत्मा जो है वो 8th डायमेंशन में चली जाती है, जहाँ पे जो है ना भगवान के पास चला जाता है वो वहाँ पे, और वहाँ पे उसे इतनी शांति मिल रही है। और वो वहाँ से सबको देखता है कि धरती पे ये जो तमाशा चल रहा है सारा कुछ, लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, फालतू के नाटकबाजी चलती रहती है यहाँ पे, तो वहाँ पे देखता है। तो लास्ट में जो पोएट है चौसर, वो हमें ये बताते हैं कि जो भगवान है ना वही हमें असली शांति दे सकते हैं, और कोई धरती पे ना कोई देवता ऐसा है और ना कोई ह्यूमन बीइंग ऐसा है जो हमें शांति प्रदान कर सके। शांति केवल भगवान की शरण में और भगवान से प्यार करने पे ही शांति हमें मिल सकती है। किसी इंसान से प्यार करने से सिर्फ दुख ही मिल सकता है और कुछ नहीं मिल सकता। तो पॉइंट जो है वो ट्रिनिटी से मीन्स गॉड, सन ऑफ गॉड और जो होली सोल है, तीनों से कहते हैं कि हम पे दया करो और भगवान जो है वो हम सब पर दया करें, ऐसा चौसर कहते हैं। बहुत सारे और दूसरे राइटर भी हैं जिन्होंने ट्राइलस और क्रिसेड की स्टोरी को अपने अपने ढंग से यूज़ किया है। और जो चौसर हैं उन्होंने ट्राइलस एंड क्रिसेड की स्टोरी में क्रिसेड को पूरी तरह से एक धोखेबाज महिला नहीं बताया है। उन्होंने बताया है कि ट्राइलस जो है वो तो क्यूपिड के तीर का शिकार हुआ था, लेकिन क्रिसेड तो नहीं हुई थी ना तीर का शिकार। क्रिसेड जो थी वो विडो थी, वो अपनी तरफ से एक प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी वाला स्पेस ढूंढ रही थी। जब वो ट्राइलस को देखती है और उसे लगता है कि ये लॉर्ड है और ये मुझे प्रोटेक्शन दे सकता है, और वैसे भी एक प्रिंस के जो इच्छा है उसके अलावा वो और कर भी क्या सकती थी। उसके बाद जब वो ग्रीक कैंप में जाती है और वहाँ से उसे दूर दूर तक कोई भी नहीं लगता कि उसे कोई प्रोटेक्शन मिल सकता, तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए एक डिसीजन लेती है। तो यहाँ पे एक पूरी तरह से उसको कसूरवार नहीं ठहराते हैं। हाँ, प्रेम में वादा करके जो धोखा दिया है उसके लिए क्रिसेड की आत्मा भी उसको कोसती रहती है, लेकिन
चौसर जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे जो है मिसोजिनिस्ट एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं। वो महिला के प्रति एक उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो उसको भी यहाँ पे दिखाते हैं। मीन्स हर तरफ से, ट्रॉयलस की तरफ से भी वो दिखाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारा सब व्यूज वो दिखाते हैं। क्रिसीड की तरफ से भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी व्यूज थे वो सब वो वहाँ पे दिखाते हैं। और रॉबर्ट हेनरिसन नाम का एक स्कॉट पोइट है, उन्होंने इमेजिन किया है क्रिसीड के लिए एक टेरिबल फेट, जिसमें क्रिसीड जो होती है वो कोढ़ नामक बीमारी से ग्रस्त हो जाती है और जो ट्रॉयलस है वो भीख मांग रही होती है। और ट्रॉयलस का मन करता है अपना सब कुछ दे दे, तो वो अपना पर्स, अपना जो भी कुछ होता है उसके बाद वो सब क्रिसीड को दे देता है और वो उसे पहचान नहीं पाता। तो इस तरह का उन्होंने वहां पे क्रिसीड का एक फेट दिखाया है और इस पोम का नाम है द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसीड, कि क्रिसीड को भगवान उसके धोखे की सजा इस तरह से देते हैं। ये रॉबर्ट हेनरिसन की पोम में एक यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है। शेक्सपियर ने इसी स्टोरी को, ट्रॉयलस एंड क्रिसीड को, एक ड्रामा के रूप में प्रेजेंट किया है। ट्रॉयलस एंड क्रिसीड जो चौसर ने लिखी है वो मैटर ऑफ रोम से संबंधित है, जो जीन वॉडल ने 3 मैटर दिए हैं, मैटर ऑफ रोम, मैटर ऑफ फ्रांस और मैटर ऑफ ब्रिटेन। ये वो मैटर हैं जहां जहां से इंग्लिश राइटर्स ने स्टोरी लिखी है, जो जहां से सोर्सेज लिए हैं उन्होंने। तो जो मैटर ऑफ रोम है उसमें ग्रीक गॉड्स और जो ट्रॉय के युद्ध से रिलेटेड जो भी बुक्स लिखी गई हैं, तो इसी तरीके से वो मैटर ऑफ रोम में आ जाती हैं। तो ट्रॉयलस और क्रिसीड भी मैटर ऑफ रोम से एसोसिएटेड है, वहीं से रिलेटेड है। ये चौसर जो है वो, ये मैंने बता दिया कि लेस टिपिकल, लेस हेटफुल है टुवर्ड्स विमेन देन बोकाशियो जो है उन्होंने सीरियसली लिया है कि क्रिसीड को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि चौसर जो है थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए वो क्रिसीड के कैरेक्टर को बहुत ही सिंपैथेटिकली वो यूज करते हैं। तो ये थी हमारी ट्रॉयलस एंड क्रिसीड की स्टोरी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।